हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करेंगे जीके जीएस की सीरीज को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की सीरीज को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कंडक्टेड। तो बात हो रही है कि कहाँ पर EWG यानी कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है। तो देखो, ऑप्शन में है हमारे पास जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, कलकत्ता। देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर राजस्थान, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बात हो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, दिस मीटिंग वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंटी ऑफ G20। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी कि EWG, ये ना G20 का ही एक पार्ट था, एक हिस्सा था, ठीक है। और इसमें फोकस किया गया था, विच फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट challenges and promoting inclusive labor markets among the member countries। और इसमें इसमें ना मतलब कि ध्यान दिया गया था कि जो रोजगार की जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियों का जो सामना करने के लिए, और जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में इंक्लूसिव लेबर मार्केट्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें फोकस किया गया था, ठीक है। अब देखो, G20 है क्या बेसिकली। तो G20 का मतलब 20 कंट्रीज नहीं है। G20 का मतलब है कि इसमें 19 कंट्रीज हैं। 19 कंट्रीज हैं। और एक इसमें है EU, यूरोपियन यूनियन। ये पूरा मिला के बना ना 20, इसलिए तो इसको G20 कहा जाता है। और G20 को लाया गया था 1999 में, ठीक है। ये याद रखेंगे। G20 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन, और 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट ऑफ द गोल्डन रूट ओपन इन दिल्ली। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कब आया हुआ है? 2024 में। ये हमारा दिख रहा है ना, 2024 CHSL में आया हुआ है। बात वहाँ पे हो रही है कि कौन से साल में ना, जो विश्वविद्यालय, जो दिल्ली का जो विश्वविद्यालय और से कश्मीरी गेट के बीच में जो अंडरग्राउंड सेक्शन में यहाँ पे जो मेट्रो चली है, गोल्डन रूट वाली, ठीक है। तो इसको कब कब खोला गया था, कब ओपन किया गया था। तो देखो, इसको ना ओपन किया गया था 2004 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, हालांकि देखा जाए तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, पर देखो कितना पुराना करंट अफेयर्स है ये, है ना। तो तभी तो हम कहते हैं कि जीके जीएस मुश्किल है। कुछ नहीं पता होता जीके जीएस कब कहाँ से पूछ लो। देखो, 2024 में ही आया हुआ है ये, ठीक है। तो 2004 में इसको खोला गया था, ठीक है। अब देखो, 2004 में तो इसको खोला गया था। द रेड लाइन इनऑग्रल लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो। रेड लाइन को कब खोला गया था? तो इसको खोला गया था दिसंबर 2002 में, ठीक है। 2004 में कश्मीरी गेट वाला, 2002 में ये रेड लाइन वाला, ठीक है। और तब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर डिड दी भोपाल गैस ट्रेजरी अकर। भोपाल गैस ट्रेजरी कौन से साल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो, भोपाल गैस ट्रेजरी ये कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी ये, ठीक है। अब देखो, 1984 में हुई थी। द भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज अ केमिकल एक्सीडेंट इन दिसंबर 1984, 1984 में हुआ था। और एक केमिकल एक्सीडेंट था। मतलब ये जो हुआ था ना भोपाल डिजास्टर, ये एक केमिकल की वजह से हुआ था। और केमिकल कौन सा था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी ना, वो लीक हो गई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। ये इसका नाम याद रखना, कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि 1984 वाला जो भोपाल गैस डिजास्टर है, मतलब ऐसा बन जाएगा कौन सा केमिकल इसमें लीक हुआ था, या कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। और ये जो क्या है,
पेस्टिसाइड प्लांट है एक भोपाल में। पेस्टिसाइड समझते हैं, कीड़ों को, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला। तो यही गैस तो लीक हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। कितने करोड़ों लोग कह रही हूँ, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। अभी जैसे कि कभी टाइम मिले ना तो आप इस न्यूज़ को देखना। बहुत बुरी हालत हो गई थी भोपाल की, है ना। अच्छा देखो, अदर मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर में और कौन कौन से हैं जो बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर हुए हैं। तो देखो, एक है चसनाला माइनिंग डिजास्टर, ये 1975 में हुआ था। और ये कोल माइन, ये एक ना कोल माइन, ये कोयले की कारखाना है ये, झारखंड में, ठीक है। और ये 1900 चसनाला माइनिंग डिजास्टर हुआ था 1975 में, ठीक है। और एक हुआ था जयपुर ऑयल डिपोट फायर, देखो ये। और ये हुआ था कब, 2009 में हुआ था, ठीक है। राजस्थान में 2009 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे, तीनों याद रखेंगे, 1984 वाला, 1975 वाला और 2009 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद गिव हिज स्पीच एट शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। स्वामी विवेकानंद जी ने ना शिकागो में एक स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो शिकागो अमेरिका में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। कब दिया था, कौन से साल में दिया था। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में इन्होंने ये भाषण दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाषण है ये, क्योंकि इन्होंने ये रिलीजन पे दिया था, है ना। अब देखो स्वामी विवेकानंद के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी ना, इनका जो रियल नाम था ये था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, इसीलिए तो 12 जनवरी को, हाँ, इसीलिए तो 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ना। ठीक है। तो देखो, ही वॉज द फॉरमोस्ट डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड अ वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन फॉर वेदांता। देखो ये ना, जो रामकृष्ण परमहंस है ना, उनके सबसे पहले डिसाइपल थे, सबसे पहले शिष्य थे। और इन्हों और ये वेदांत के ना स्पोक्स पर्सन भी थे, ठीक है, स्पोक्स पर्सन। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन मई 1897। 1897 में ना इन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया गया था, उनके गुरु के नाम पर ही, ठीक है। इनके कुछ देखो फेमस बुक्स है, ये है ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ठीक है। ये तीनों इनकी फेमस बुक्स है। और भी है टू द यूथ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो यूथ है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में बेलूर मठ में ही, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो याद रखेंगे बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने की थी और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ये कैसा आ रहा है। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये कैसा कलर आ रहा है, हाँ अब सही आएगा। देखो, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ना, हर साल रिपब्लिक डे पर मनाया जाता है। तो कौन सी जगह पर मनाया जाता है, देखो ये मनाया जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और देखो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ना, ये रिपब्लिक डे पर ना, रिपब्लिक डे के हमेशा ना 3 दिन के बाद मनाया जाता है। तो 26 की रिपब्लिक डे होती है, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 29 होगा ना। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि 29 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, या फिर ये याद रख सकते हैं कि रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर एट द विजय चौक ऑन जनवरी 29, मार्किंग द कंक्लूजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 29 जनवरी को हर साल विजय चौक पे मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ना बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये इसको हेल्ड किया गया था 1955 में, ठीक है। और जब क्या वो कब जब हमारे स्टेट पे, हमारे जो दिल्ली में विजिट किया था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने, और वहाँ के जो राजकुमार प्रिंस फिलिप, ये जब आए थे ना दिल्ली, तब पहली बार ये किया गया था 1955 में। तब से ना हर साल किया जाता है, रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद, या फिर 29 जनवरी को हर साल किया जाता है, ठीक है। और इस टाइम हमारे जो पीएम थे ना, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये याद रखेंगे। पहली बार 1955 और पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1990 हु एस्टेब्लिश नित्यग्राम अ डांस स्कूल इन बेंगलोर। बेंगलोर में ना एक डांस स्कूल जिसका नाम था नित्यग्राम,
इसको इसकी स्थापना की गई थी 1990 में, किसने की थी? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमा गौरी बेदी, ठीक है। हालांकि जो इनकी बेटी है ना वो एक एक्ट्रेसेस भी है, जैसे पूजा बेदी, नाम सुना ही होगा आपने, है ना। तो ये जो करेक्ट आंसर है प्रतिमा गौरी बेदी, इन्होंने नृत्यग्राम की स्थापना की थी बेंगलोर में। और ये देखो ये एक इंडियन मॉडल है और एक ओडिसी एक्सपोनेंट भी है, ओडिसी डांसर भी है, ठीक है। अब ओडिसी डांसर्स की बात हुई है तो ओडिसी डांसर्स में और कौन कौन है देख लेते हैं। तो केलू चरण मोहपात्रा, गुरु पंकज चरण दास, सुजाता मोहपात्रा, रतिकांत मोहपात्रा, गंगाधर प्रधान, नंदिता बेहेरा और संचिता भट्टाचार्य और शर्मिला विश्वास। एक चीज याद रखेंगे, मोहपात्रा वर्ड याद रखेंगे। मोहपात्रा वाले मोस्टली ना ये उड़ीसी डांसर्स हैं, ठीक है। तो मोहपात्रा वर्ड से याद रखेंगे, बाकी नाम तो सारे ही याद रखेंगे ना आपको, है ना। तो सारे याद रखेंगे जो भी एडिशनल नेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लखनऊ घराना ऑफ कथक वॉज फाउंड बाय डैश अ डिवोटी ऑफ भक्ति मूवमेंट हु लिव्ड इन साउथ ईस्ट यूपी। बात हो रही है कि जो लखनऊ का जो कथक है ना, लखनऊ घराना का जो कथक है उसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो देखो उसको ना फाउंड किया गया था ईश्वरी प्रसाद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। याद रखेंगे इसको। अब देखो सम इम्पोर्टेंट घराना की हम बात कर लेते हैं। जैसे किराना घराना है तो कुछ किराना घराना से रिलेटेड हो जाएंगे उस्ताद अब्दुल अब्दुल करीम खान। इंपॉर्टेंट है किराना घराना वाला, ये उस्ताद अब्दुल करीम खान, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेवाती घराने से कौन कौन है? तो उस्ताद घग्घे नाजीर है और उस्ताद वाहिद खान, ये दोनों हो जाएंगे मेवाती घराना से, ठीक है। अब इंदौर घराने से कौन है? तो ये हो जाएंगे अब इंदौर घराना से आमिर खान। जयपुर अतरोली घराने से हो जाएंगे अलादिया खान। देखो दो बहुत याद है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मेवाती घराना वाला याद रख लेंगे और एक ये जयपुर अतरोली घराना वाला ये है अलादिया खान, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडिंग member of Sri Sai Natraj Academy of Kuchipudi that offers training and higher studies in Kuchipudi। कुचिपुड़ी जानते हैं ना, डांस का एक टाइप है। तो अ, ये श्री साई नटराज एकेडमी कुचिपुड़ी में ये किसके द्वारा, यहाँ का जो मेंबर कौन है, किसने इसको किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा पी रमा देवी, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। अब इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, नाट्य तरंगिनी इंस्टीट्यूट ऑफ कुचिपुड़ी डांस, इसको फाउंड किया गया था। एक ये वाला भी याद रखेंगे, तरंगिनी इंस्टीट्यूट ऑफ कुचिपुड़ी डांस को राधा एंड और फाउंडेड बाय राजा एंड राधा रेड्डी के द्वारा नई दिल्ली में 1976 में फाउंड किया गया था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ये स्टार क्यों नहीं बन रहा? देखो स्टार ही नहीं बन रहा, तब भी बना देती हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला तरंगिनी इंस्टीट्यूट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। देखो बात हो रही है कि कौन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस के फाउंडर रहे हैं, ठीक है। तो कौन है इसके फाउंडर? ये हो जाएंगे हमारे महेंद्र लाल सिरकार, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र लाल सिरकार, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महेंद्र लाल सिरकार ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख, आशुतोष मुखोपाध्याय फाउंडेड द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी इन 1908। अब जो आशुतोष मुखोपाध्याय जो है ना, उन्होंने कलकत्ता में मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1908 में, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला याद रखेंगे कि जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय है ना, उनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के
ग्रुप में, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? ये है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और क्रेस्कोग्राफ, ये सुना होगा आई थिंक आपने। क्रेस्कोग्राफ ये एक डिवाइस होता है जो कि प्लांट्स है ना वो कितना ग्रो कर रहा है उसको नापने के लिए, है ना। और इसको इन्वेंट किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, ठीक है। कि जो क्रेस्कोग्राफ है वो एक मेजरिंग डिवाइस है जिसमें कि प्लांट्स की जो भी पौधे हैं उसकी ग्रोथ को मेजरमेंट किया जाता है, और इसको लाया गया है जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप? पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखो इसको बनवाया गया था, मैं एक मिनट, हाँ ये है ऑप्शन नंबर बी, जजारियस जेनसन के द्वारा, ठीक है। देखो आया हुआ एमटीएस 2021 में ही है, आफ्टरनून, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इनका नाम ही काफ़ी है याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ना उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया था, उसको लागू किया गया था? तो देखो इसको ना लागू किया गया था ईपीएफओ के द्वारा, ईपीएफओ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था। और अभी जो हमारा ये है ना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको लाया गया था 2020 में, और आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत, ठीक है। और इसका जो एम है ना वो इकोनॉमी को बूस्ट करना है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, ताकि लोगों को कोविड-19 के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब रोजगार के अवसर मिल सके, उनको काम मिल सके, ठीक है। न्यू जॉब्स वगैरह में इंसेंटिवाइज करना, ठीक है, न्यू जॉब्स वगैरह को लाना, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड इन इंडिया, हरित क्रांति के समय जो चाइल्ड का जो न्यूट्रिशन है उस पर फोकस किया गया था उस स्कीम पे। जो ये आईसीडीएस है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसको कब लॉन्च किया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम, ये भी बताया जा इसमें ये भी बताया जा रहा है। तो देखो इसको आईसीडीएस को ना लॉन्च किया गया था 1975 में। देखो 1975 में इमरजेंसी भी तो लगी थी ना, है ना। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। तो ऐसे याद रखिए ना कि जब इमरजेंसी लगी थी ना तभी आईसीडीएस ये इसको लाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों चीज़ याद हो जाएगी, इमरजेंसी भी याद हो ही जाएगी और 19 और साथ में ये भी याद हो ही जाएगा, है ना। अब देखो आईसीडीएस जो प्रोग्राम है इसके इस स्कीम के तहत क्या था कि इसमें ना सर्विसेज को प्रोवाइड करना था जो भी बच्चे 6 साल के अंडर में हैं, 6 साल या उससे छोटे हैं, और जो प्रेग्नेंट है वुमेन्स है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मतलब जो कि दूध दूध वगैरह पिलाती है, स्तनपान कराने वाली जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, है ना। तो उनके लिए उनको सर्विस वगैरह उनकी सेवा के लिए इसको लाया गया था। जो भी वुमन है 16 से 24 44 ईयर्स के बीच में है, ठीक है। और बेसिकली ना इस प्रोग्राम का जो गोल था ना, लक्ष्य था ना, वो था हेल्थ को, न्यूट्रिशंस को और एजुकेशन में इम्प्रूव करना, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, आईसीडीएस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द cost of unit assistance is shared between central and state government in the ratio in plain areas। देखो बात हो रही है कि ये जो स्कीम है ना, ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। इसमें ना जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में ना कुछ यूनिट शेयर की गई थी कि इतना इतना हम देंगे, एक रेशो में हम एक रेशो के अंडर में लाया गया था कि इसको इतना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इतनी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो वो रेशो पूछा जा रहा है, तो रेशो देखो 60-40 का था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा देगी, 60% देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% देगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। एक मिनट, इसमें हाँ सिर्फ ये याद रखेंगे ना, ठीक है। और
इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को। और इसका जो एम है वो प्रोवाइड करना है, हाउस प्रोवाइड करना है बेसिक अमेनिटीज़ के साथ, बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, जो भी हाउसलेस फैमिलीज़ हैं या फिर डिलापेटेड मतलब टूटे फूटे जो घर में रहते हैं, कच्चे हाउस में रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या था, ये थोड़ा सा हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। और 2.95 करोड़ हाउसेस मार्च 2024 तक इसको प्रोवाइड, टारगेट ईयर था कि 2024 तक हम दे देंगे इतना, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स द कोस्ट शेयरिंग रेशो, नॉर्थ ईस्ट में और हिमालयन स्टेट्स के आसपास वहाँ पे ये रेशो रखा गया था 90 और 10 का, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 10% देगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state initiated the implementation of the midday meal scheme in elementary school? कौन से स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत की थी स्कूल में, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं ना, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें। तो देखो, बहुत अच्छी पहल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले मैं आपको देखो अंडरलाइन करके बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और 5 स्टार अगर मैं बनाना चाहूँ तो कम नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और एसएससी सीजीएल के लेवल में आ गया तो सोचो ना, सीजीएल ही तो सबसे बड़े लेवल का एग्जाम है। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा सबसे पहले इसको लाया गया था। देखो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 1956, 1956 में इसको लाया गया था। जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे ना उस टाइम पे, के कामराज, उनके द्वारा लाया गया था। और बेसिकली जो ये स्कीम है, इसके इसका जो एम था ना वो था रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स। मतलब क्या होता है ना, देखो कि जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके लिए पहली ज़रूरत होती है खाना, 2 टाइम का खाना। उसके बाद ही वो एजुकेशन का सोचते हैं, एजुकेशन को पहले नहीं सोचते। तो इस इनिशिएटिव से, इस स्कीम को लाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चों के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं ना वो कम हो गए। मतलब कुछ बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को ही खाना नहीं हो, तो स्कूल जाके क्या करेगा? ये तो सोचने वाली बात है ना, जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, वो स्कूल के लिए भी सोचे। तो इस पहल को लाने से क्या होगा कि जो बच्चे होंगे ना, कुछ बच्चे जो खाने के लालच में आएँगे, कुछ तो नहीं, 90% बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं, अगर उसको आप उनको ना 2 टाइम खाना दोगे ना, तो डेफ़िनिटली वो सारा काम करेंगे, ठीक है? तो ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए स्कूल में ये स्कीम लाई गई, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, खाने के लालच में आएँ या जैसे भी आएँ। मेन मकसद है बच्चों को एजुकेशन देना, अब चाहे वो जिस तरह से भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे खाने के लालच में आएँगे तो ड्रॉप आउट रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब पढ़ेंगे ना, तो हमारा देश एक शिक्षित देश होगा, है ना? एजुकेटेड मतलब कि शिक्षित देश हमारा ये बन पाएगा, ठीक है? अब तो देखो, पहले तो तमिलनाडु में लाया गया था। अब अगर आप जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं, तो अब तो सारे स्कूल में, गवर्नमेंट के मतलब सारे स्कूल में, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रही। प्राइवेट तो अलग ही है, वो उनको तो बस पैसे ही चाहिए होता है हर चीज़ में, है ना? तो प्राइवेट स्कूल की बात मैं नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल में ना ये मिड डे मील दिया जाता है। और मिड डे मील में भी ना बहुत खाने का जो लेवल होता है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा-अच्छा खाना दिया जाता है, ठीक है? तो एक तरह से एक अच्छी पहल थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले यहाँ आया, उसके बाद सारे देश में ये आने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में? तो देखो इसका ना करेक्ट आंसर तो हमारा हो जाएगा 2021 हो जाएगा। 2021 में तो लाया गया था ना इसको, ठीक है। 15 सितंबर 2021 हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी देखते हुए चलो, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है एग्ज़ाम। देखो जो एग्ज़ाम जो सीजीएल के एग्ज़ाम में आया, तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो सीजीएल 2024 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, 11 तारीख को जो हुआ था, है ना? अब अब देखो, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पीएम आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
which aims to be one of the largest initiative in India's focused on improving health care. देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है 2021 में, और इसका जो बेसिक फोकस था ना वो था हेल्थ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसको सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद मीनार एट दौलताबाद इज 210 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू फोर। जो चांद मीनार है दौलताबाद में, दौलताबाद कहाँ, महाराष्ट्र में है, तो जो चार मीनार है ना कितने मंजिलों में ये डिवाइड है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा चांद मीनार कहाँ है, किसने बनवाया, पर ये पूछ रहा है कि कितनी मंजिलें, कितने स्टोरे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो टोटल चार चार मंजिल की इमारत है ये चांद मीनार। चांद और चार सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो चांद मीनार है ना वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मीनार है। सेकंड तो फर्स्ट कौन सा है, जब सेकंड ये है तो फर्स्ट कौन सा है भाई। और इसको बनवाया गया था 1435 में अलाउद्दीन बहमनी के द्वारा। ठीक है, द कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर द दौलताबाद फोर्ट। जब दौलताबाद फोर्ट पे ना जो वो जीत गए थे ये, तो वहां पर इन्होंने बनवाया था इसे चांद मीनार को 1435 में। इट हैज़ 24 चैम्बर, 24 कमरे हैं यहाँ पर, और फोर फ्लोर्स है, और एक स्मॉल मॉस्क, एक मस्जिद भी है यहाँ पे छोटी सी चांद मीनार में। ठीक है, अच्छा मैं बता रही थी फर्स्ट मीनार, इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट मीनार कौन सा है, तो देखो इजी है, ये है कुतुब मीनार। ठीक है, जो कि दिल्ली में ही है कुतुब मीनार। और सेकंड हो जाएगा चांद मीनार। चांद मीनार से एक नाम मिलता जुलता चार मीनार भी तो याद रखे ना, चार मीनार है ना। चार मीनार कहाँ है ये, तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरवाद। थेरवाद पढ़ेंगे इसको, थेरावादा नहीं पढ़ना आपको। थेरवाद इज नोन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो देखो जो थेरवाद है ना वो एक ऑफिशियल रिलीजन है कौन सी कंट्री का। ठीक है, वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री भी है, ये भी बता रहा है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान तो है ही नेबरिंग कंट्री, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा थेरवाद का ये श्रीलंका। ठीक है, ये एक वहाँ का रिलीजन है, और बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बुद्धिज्म है। ठीक है, श्रीलंका। थेरवाद इज वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की ही एक ये ब्रांच है। ठीक है, और ये इसको माना जाता है कि ये सबसे पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, सबसे पुराना है। और क्या याद रखें, ये छोड़ दीजिए, ये तो सिर्फ पढ़ ही लेना आप, है ना, क्योंकि इसमें ये बताया गया ना कि पाकिस्तान में एक इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम धर्म है, बांग्लादेश में इस्लाम धर्म है, अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म है, तो छोड़िए इसको, क्या ही करना है। हाँ ये देख लीजिए कि भूटान में महायान बुद्धिज्म है, यहाँ पे बुद्धिज्म है, और श्रीलंका में भी बुद्धिज्म है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे, ये जो इस्लामिक कंट्री छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कामाक्षी सोनथान टेम्पल ऑफ गोवा इज crowned with the dash of two-story storied tower and with a golden kalash perched on its शिखर। देखो बात हो रही है जो कामाक्षी सोनथन टेम्पल है ना गोवा में, तो वो कितने, अच्छा ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कैसा है ये, मतलब ये पेंटागोनल है, सर्कुलर बना है, या हेक्सागोनल है, या ऑक्टागोनल है। ठीक है, सर्कुलर है या हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल समझते हैं जिसमें 6 ऐसे बने हो, या ऑक्टागोनल है जिसमें 8 बने हो। ठीक है, कुछ इस तरह से, इनमें तो बन भी नहीं रहा। देखो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्टागोनल। ठीक है, 8 इसमें बना हुआ है ये। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे ना गोवा का कामाक्षी टेम्पल, आपको ना इसकी इमेज कुछ इस तरह से ही दिखेगी, एक ऐसे करके। एक मिनट, ये तो इसके आपको इसकी इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, ऐसे ना ये टेम्पल बना हुआ है, और ये इस शेप में कुछ ऐसे। मतलब ये 8 ऐसे देखेंगे तो ना आपको समझ में आ जाएगा, ये 8 इसमें बने हुए हैं ऐसे ही है। ये ऐसे 8 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जॉइंट है सारे, इसलिए इसको ऑक्टागोनल शेप में है ये। ठीक है,
गोवा में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा में है, ये याद रखेंगे बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओडीआर से रिलेटेड क्या है इनमें से? तो देखो ओडीआर क्या है, ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इट विल बी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको जो मिनिस्ट्री है साइंस और टेक्नोलॉजी उसके द्वारा लाया जाएगा। पहला तो चलो हमने पढ़ लिया। हमें इनमें से क्या बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। ODR is this resolution for cases outside courts using digital technology of alternative dispute ADR such as negotiation, mediation, arbitration। तो बात हो रही है कि दूसरे में कि जो ODR है ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और ADR की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसमें नेगोशिएशन है, मीडिएशन है और आर्बिट्रेशन है, इसको ऐसे करके अदालत के बाहरी मामलों में समाधान करने की ज़रूरत है। क्या कुछ ऐसा है ये कि अदालत के बाहरी मामलों में समाधान करके हम का समाधान कर सकते हैं हम। और देखो तीसरा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी। जो हाँ, तो इसमें क्या बात हो रही है कि जो ये आईसीटी है, आईसीटी के डेवलपमेंट और इंटरनेट के जो बढ़ते उपयोग है ना, जो बढ़ते इसके यूजेस है, इसके यूजेस ने ओडीआर के लिए एक मेजर रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो जो आईसीटी का जो डेवलपमेंट है ना, इसमें ना इंटरनेट के बढ़ते यूज ने ना ओडीआर के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले किया है, यानी कि जो हमारा तीसरा है वो तो सही है। और दूसरा पहला भी देख लेते हैं कि इसको लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो गलत है। साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इसको साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। और दूसरा है हमारा, दूसरा भी तो सही है ना। तो देखो दूसरा और तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हमारा ही करेक्ट आंसर है। और हाँ, मैं पहले का बता दूँ आपको कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं लाया जाता है, इसको नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग से आप, अच्छा नीति आयोग की मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग को किसके प्लेस पर किसको रिप्लेस करके लाया गया है, अगर आपको ये पता है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रा का स्ट्रक्चर जो है ना, और जो हेल्थ केयर है, क्या कैसा सिस्टम है, मतलब किस तरह का है। तो देखो ये ना 3 स्तरीय प्रणाली का है, 3 टायर सिस्टम, 3 स्तर प्रणाली का है ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये तो हो गया हमारा। हाँ देखो, 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय प्रणाली है इंडिया में। द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर में है। पहला है सब हेल्थ सेंटर, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हेल्थ केयर सिस्टम है, सॉरी, सब हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये दोनों ही है, अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज में है, तो याद रखना है इसको। ठीक है। तो देखो 20 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं।